क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी ऐसे इंसान से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं जो आपको लगातार तकलीफ दे रहा है? यह एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है, जहां खुशी के एक पल के बाद तुरंत दुख और अपमान की गहरी खाई आ जाती है। यह एक क्लासिक नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति का जाल है। इस वीडियो में हम उन 20 ठोस कदमों को जानेंगे जो आपको इस अदृश्य जंजीर को तोड़ने में मदद करेंगे। यह सिर्फ कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है कि कैसे एक नार्सिसिस्ट से भावनात्मक रूप से अलग होकर आप आखिरकार आजादी की सांस ले सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक स्पष्ट कार्य योजना, एक्शन प्लान होगी। क्या आप अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए तैयार हैं? इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आइए समझते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ भावनात्मक उलझन क्या है। यह महज प्यार या गहरा लगाव नहीं है। यह एक जटिल जाल है जिसे ट्रॉमा बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। यह आदर्श बनाने, आइडियलाइजेशन और अपमानित करने, डिवैल्यूएशन के दोहराए जाने वाले चक्रों के माध्यम से बनता है। नार्सिसिस्ट पहले आपको एक ऊंचे आसन पर बिठाता है, जिससे आप दुनिया के सबसे खास इंसान जैसा महसूस करते हैं, और फिर बेरहमी से आपको नीचे गिरा देता है, जिससे आप अपनी ही बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगते हैं। शुरुआती उत्साह, यूफोरिया की तलाश में आपका दिमाग एक वास्तविक बायोकेमिकल लत, एडिक्शन का शिकार हो जाता है, जो किसी नशीली दवा की लत जैसा ही है। भावनात्मक रूप से अलग होने का मतलब है इस फंदे को तोड़ना। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप महसूस करना ही बंद कर दें, बल्कि यह इस बारे में है कि आप उसकी बातों और हरकतों को अपने एहसास, अपने आत्म-मूल्य और अपने भविष्य को निर्धारित न करने दें। यही आपकी वास्तविकता पर नियंत्रण वापस पाने का रास्ता है। तो हमारा पहला और सबसे बुनियादी कदम है असलियत को पहचानना। आपको सच का सामना करना होगा और चीजों को उनके नाम से पुकारना होगा। अब उसके बर्ताव के लिए बहाने ढूंढना बंद कीजिए। उसका बचपन मुश्किल था, वह मुझे ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। वह असल में अच्छा है, बस थोड़ा गुस्सैल है। ये वो जाल है जो आपका अपना दिमाग बिछाता है, ताकि आप उस असहनीय और दर्दनाक सच्चाई का सामना न कर सकें। एक डायरी लिखना शुरू कीजिए। उसमें खास घटनाओं, बातचीत और अपनी भावनाओं को लिखिए। जब आप कागज पर अपमान, हेराफेरी, गैसलाइटिंग और उपेक्षा के व्यवस्थित पैटर्न को देखेंगे, तब असलियत से इनकार करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में रोशनी जला रहे हैं। शुरुआत में आपकी आंखों को तकलीफ होगी और यह अजीब लगेगा, लेकिन फिर आप हर चीज को उसकी जगह पर साफ साफ देखने लगेंगे, जिसमें बाहर निकलने का रास्ता लिखा हुआ दरवाजा भी शामिल है। यह स्वीकार करना कोई आरोप लगाना नहीं है, बल्कि यह तथ्यों को मानना है जो आपके ठीक होने की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। यह आजादी की तरफ आपका पहला और सबसे मुश्किल कदम है, लेकिन इसके बिना बाकी सभी कदमों का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं उन अनदेखी जंजीरों की। दूसरा कदम है ट्रॉमा बॉन्डिंग, आघात जनित जुड़ाव की अवधारणा को गहराई से समझना। यही वो चाबी है जिससे पता चलता है कि जब आप जानते हैं कि रिश्ता आपको बर्बाद कर रहा है, तब भी आप इससे अलग क्यों नहीं हो पाते। ट्रॉमा बॉन्डिंग इसलिए बनता है क्योंकि दुर्व्यवहार, अब्यूसिव ट्रीटमेंट और दया या पश्चाताप के पलों का आदान प्रदान होता रहता है। यह एक शक्तिशाली रुक रुक कर प्रबलन, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का असर पैदा करता है। आपका दिमाग अच्छे व्यवहार के इन दुर्लभ पलों का आदी हो जाता है, ठीक उस जुएबाज की तरह जो मशीन से कभी कभी निकलने वाली जीत के लालच में फंसा रहता है। आप प्यार और स्वीकृति, अप्रूवल की अगली डोज के इंतजार में जीने लगते हैं और इसके लिए हर तरह का दर्द सह लेते हैं। समझिए, यह मोहब्बत नहीं है, यह सिर्फ दिमाग की जीव रासायनिक क्रिया, ब्रेन बायोकेमिस्ट्री के स्तर पर बनी हुई एक लत, डिपेंडेंसी है। जब आप यह समझते हैं कि उस इंसान के लिए आपका खिंचाव किसी महान प्रेम का सबूत नहीं है, बल्कि एक गहरे आघात का लक्षण है, तब इसका विरोध करना आसान हो जाता है,
कल्पना कीजिए कि आप किसी लत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अपनी उस तलब, क्रेविंग के लिए खुद को दोष देंगे? नहीं। आप सिर्फ उससे पार पाने के तरीके खोजेंगे। इस क्रियाविधि मैकेनिज्म को पहचानना ही उस पर विजय पाकर आजाद होने की आधी लड़ाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप उस नार्सिसिस्ट को और उसके साथ अपने रिश्ते को आदर्श मानना बंद कर दें। आपकी याददाश्त शायद उन्हीं शुरुआती खूबसूरत लम्हों पर अटकी हुई है, जिसे मनोवैज्ञानिक लव बॉम्बिंग का द्वार कहते हैं। जब वह एकदम परफेक्ट, ध्यान देने वाला और केयरिंग लगता था। आपको यह समझना होगा कि वह उसका असली व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि एक मुखौटा था। यह आपको फंसाने के लिए तैयार किया गया एक जाल था, एक चारा था। जिस इंसान से आपको प्यार हुआ था, वह असल में कभी था ही नहीं। वह केवल आपकी अपनी आशाओं और इच्छाओं का एक प्रतिबिंब, प्रोजेक्शन था, जिसे नार्सिसिस्ट ने चतुराई से आपको दिखाया। भावनात्मक रूप से अलग होने के लिए आपको जानबूझकर इन दुर्लभ अच्छे पलों से ध्यान हटाकर व्यवस्थित रूप से हुए दुर्व्यवहार पर केंद्रित करना होगा। उन सभी घटनाओं की एक सूची बनाएं जब आपको चोट पहुंची थी, आपको अपमानित किया गया था, नजरअंदाज किया गया था या धोखा दिया गया था। हर बार जब आप उसे याद करने लगे, तो इस सूची को दोहराएं। यह एक ठंडे शावर की तरह है जो आपको होश में लाता है और आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। वह सच्चाई जहां अच्छे दिन बुरे दिनों के मुकाबले 10 गुना कम थे। अगला कदम सुनकर आपको थोड़ा अजीब या विरोधाभासी पैराडॉक्सिकल लग सकता है, लेकिन आपके ठीक होने, हीलिंग के लिए यह बिल्कुल अनिवार्य है। आपको इस रिश्ते का शोक मनाना होगा, लेकिन उस वास्तविक व्यक्ति का शोक मत मनाइए, बल्कि उस भ्रम, इल्यूजन का शोक मनाइए जो आपने उसके बारे में पाल रखा था। अपने आप को उस सपने, उस अधूरे ख्वाब पर रोने की इजाजत दीजिए जो पूरा नहीं हो सका। उस आने वाले कल पर अफसोस करिए जिसकी आपने कल्पना की थी, और उस व्यक्ति की संभावना, पोटेंशियल पर जो आपने सोचा था कि वह बन सकता था। यह बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन यह प्रक्रिया आपको भीतर से शुद्ध, क्लींसेस करती है। रोने की, गुस्सा करने की, इस खालीपन को महसूस करने की इजाजत दीजिए। इन भावनाओं को बिल्कुल मत दबाइए। अगर आप सिर्फ भूल जाओ और आगे बढ़ो की कोशिश करेंगे, तो यह अनजिया, अनलाइव्ड दर्द सालों तक आपका पीछा करता रहेगा और आपके आने वाले रिश्तों पर गहरा असर डालेगा। अपनी हानि, लॉस को पहचानिए। आपने कोई बेहतरीन साथी नहीं खोया है, बल्कि आपने उस साथी की उम्मीद खो दी है। कल्पना कीजिए कि आप एक किताब के उस किरदार को अलविदा कह रहे हैं जो आपको बहुत पसंद था, लेकिन उसकी कहानी का अंत दुखद, ट्रैजिक था। आप उस कहानी पर शोक मना रहे हैं, न कि उस जिंदा इंसान पर जिसने आपको तकलीफ दी। इस दुख को पूरी तरह जीने से आपके अंदर एक जबरदस्त शक्ति, एनर्जी उत्पन्न होगी, जिसे आप अपनी नई और स्वस्थ, हेल्थी जिंदगी बनाने में लगा सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे भविष्य को जन्म देने के लिए अतीत को दफन करना। पांचवां कदम है ग्रे रॉक। ग्रे रॉक नाम की एक जबरदस्त तकनीक को सीखना। यह तरीका तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपकी मजबूरी हो कि आपको नार्सिसिस्ट के साथ बातचीत जारी रखनी पड़े। जैसे कि अगर आपके कॉमन बच्चे हैं या आप एक ही जगह पर काम करते हैं। इस तकनीक का सार यह है कि आप उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल ही नीरस और उबाऊ बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे सड़क पर पड़ा कोई साधारण बेजान ग्रे पत्थर। नार्सिसिस्ट को भावनाओं से खुराक मिलती है। आपकी नाराजगी, आपके आंसू, आपकी खुशी, आपका डर, कुछ भी। यही उनकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई है। आपका लक्ष्य है इस सप्लाई के नल को पूरी तरह से बंद कर देना। जब भी वह आपको भड़काने या उकसाने की कोशिश करे, तो बिना किसी भावना के सिर्फ एक या दो शब्दों में जवाब दें, जो केवल जरूरी बात पर केंद्रित हो। जैसे, हां, नहीं, समझ गया, मैं विचार करूंगा। कोई भी निजी जानकारी, अपने सफलताओं या असफलताओं के बारे में कुछ भी साझा न करें। किसी भी बहस में न पड़े। आपकी बातचीत पूरी तरह से व्यावसायिक और औपचारिक होनी चाहिए।
कल्पना कीजिए, आप किसी परेशान करने वाले सेल्समैन से बात कर रहे हैं। आप विनम्र रहे, पर पूरी तरह से अलग और डिटैच्ड रहे। शुरुआत में नार्सिसिस्ट को बहुत गुस्सा आएगा। वह आपसे प्रतिक्रिया पाने के लिए अपनी उकसाहट को और बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप लगातार इस नियम पर टिके रहे, तो उसे एहसास हो जाएगा कि अब इस जगह से कोई खुराक नहीं मिल रही है और वह एक नया स्रोत खोजने निकल पड़ेगा। आप उसके लिए पूरी तरह से अरुचिकर हो जाएंगे। छठवां कदम सबसे कठोर लेकिन सबसे ज्यादा कारगर है। यह है पूरी तरह से संपर्क तोड़ डीडीएच देना या नो कांटेक्ट। अगर आपके बीच कोई बच्चे या कोई ऐसी दूसरी जिम्मेदारियां नहीं है जिन्हें टाला ना जा सके, तो यह वह सबसे बेहतरीन तोहफा है जो आप खुद को दे सकती है। इसका मतलब है हर तरह का कम्युनिकेशन, बातचीत पूरी तरह से बंद कर देना। उसका फोन नंबर, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल ब्लॉक कर दें। अपने कॉमन दोस्तों से साफ कह दें कि उसकी कोई भी खबर आप तक न पहुंचाए। उन जगहों पर जाने से बचें जहां आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है। यह क्रूरता नहीं, यह आत्मसुरक्षा का कार्य है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी एलर्जी का इलाज उसके एलर्जन को पूरी तरह से हटाकर किया जाता है। उसका हर मैसेज, हर कॉल या ऑनलाइन उसकी फोटो पर डाली गई हर नजर एक छोटे जहर की खुराक की तरह है, जो आपको ठीक होने की प्रक्रिया में पीछे धकेल देती है और उस टॉक्सिक बंधन, ट्रैमेटिक बॉन्ड को दोबारा शुरू कर देती है। यह बात समझ लें, नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलेगा। उसका आपसे संपर्क करने का हर प्रयास पश्चाताप नहीं, बल्कि अपनी सप्लाई या अपना रिसोर्स वापस पाने की कोशिश है। पूरी तरह से संपर्क तोड़ना आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को जरूरी समय और जगह देता है, ताकि वह इस जहरीले असर से निकलकर खुद को ठीक कर सके। यह मुश्किल है, लेकिन सच्ची आजादी का बस यही एक रास्ता है। अब आता है सातवां कदम, जो पिछले कदम के साथ ही चलता है, खास तौर पर तब जब उनसे पूरी तरह संपर्क तोड़ना, नो कांटेक्ट संभव न हो। यह है मजबूत सीमाएं, आयरन बाउंड्रीज स्थापित करना और उनकी रक्षा करना। नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में आपकी सभी सीमाएं मिटा दी गई थीं। उसने आपके निजी दायरे, समय, भावनाओं और यहां तक कि आपके पैसे तक में भी घुसपैठ की थी। अब आपका काम है इन्हें एक किले की दीवार की तरह फिर से बनाना। अपने लिए साफ तौर पर तय करें कि आप किस व्यवहार को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, मैं रात 10 बजे के बाद फोन कॉल का जवाब नहीं दूंगा, स्लैश दूंगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी निजी जिंदगी पर बात नहीं करूंगा, स्लैश करूंगी। मैं अपने लिए अपमानजनक बातें नहीं सुनूंगा, स्लैश सुनूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुरंत बात खत्म कर दूंगा, स्लैश दूंगी। सबसे जरूरी बात यह है कि सीमाओं को सिर्फ जाहिर न करें, बल्कि उन्हें मजबूती से लागू करने के लिए तैयार रहे। नार्सिसिस्ट बार बार उनकी जांच करेगा। वह आपको दया, अपराध बोध, गिल्ट और डर का एहसास कराकर दबाव डालेगा। आपका काम है एक चट्टान की तरह अपनी जगह पर डटे रहना। हर बार जब आप सफलतापूर्वक अपनी सीमा की रक्षा करते हैं, तो यह आपके आत्मसम्मान को मजबूत करेगा और उस व्यक्ति का नियंत्रण आप पर कमजोर पड़ेगा। कल्पना करें कि आप एक मांसपेशी मसल को प्रशिक्षित कर रहे हैं। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन हर बार यह और भी आसान होता जाएगा। आपकी सीमाएं आपकी आजादी की घोषणा है। आठवां कदम है जानबूझकर अपना ध्यान उससे हटाकर खुद पर केंद्रित करना। सालों, शायद दशकों तक आपकी पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती रही। आप उसकी मनोदशा, उसकी इच्छाओं, उसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचते थे। आप दबे पांव चलते थे, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते थे कि अगला भावनात्मक विस्फोट कब होगा और उसे कैसे रोका जाए। आपकी अपनी जिंदगी पॉज हो गई थी। अब प्ले बटन दबाने का समय आ गया है। अपने आप से वे सवाल पूछना शुरू करें जिनके जवाब आपने लंबे समय से नहीं दिए हैं। मैं क्या चाहती हूं? मुझे क्या पसंद है? मुझे किस चीज से खुशी मिलती है? अपने पुराने शौक याद करें जिन्हें आपने छोड़ दिया था। उन दोस्तों से मिले जिनसे आप बहुत समय से नहीं मिले हैं। जिस कोर्स का आपने सपना देखा था, उसमें दाखिला लें।
छोटी छोटी चीजें सिर्फ अपने लिए करना शुरू करे। अपने लिए फूल खरीदे, अकेले फिल्म देखने जाए, पूरा दिन सिर्फ वही करे जो आपका मन चाहता है। शुरुआत में यह अजीब, यहां तक कि स्वार्थी भी लग सकता है, क्योंकि आपको सिखाया गया था कि आपकी इच्छाएं जरूरी नहीं है। लेकिन यह जीवन के लिए अत्यंत जरूरी प्रक्रिया है। आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी खुद से दोबारा परिचित हो रहे हैं। अपने हितों की ओर बढ़ाया गया हर कदम उसके विषाक्त प्रभाव से दूर जाने वाला एक कदम है। अब हम 9वें कदम की ओर बढ़ते हैं, और यह कदम नार्सिसिस्ट के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक पर काम करने से जुड़ा है, यानी आपके अपराध बोध पर। नार्सिसिस्ट आपको हर चीज के लिए दोषी महसूस कराने में माहिर होता है। उसके बुरे मूड के लिए, उसकी नाकामियों के लिए, या उसकी क्रूरता पर आपकी अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए भी। जब आप उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो वह आप पर आरोपों की झड़ी लगा देगा। तुम परिवार तोड़ रहे हो, तुम स्वार्थी हो, कोई तुम्हें मेरी तरह प्यार नहीं करेगा। आपका काम है इस हेरफेर को पहचानना और इसके झांसे में न आना। हर बार जब आपको अपराध बोध की छुभन महसूस हो, तो खुद से पूछे, क्या यह मेरी जिम्मेदारी है या यह मुझे नियंत्रित करने की उसकी कोशिश है? याद रखें, आप किसी अन्य वयस्क व्यक्ति की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप केवल अपनी भलाई और अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इस मामले में अपराध बोध एक अस्वस्थ और आप पर थोपा गया नियंत्रण तंत्र है। इसे अपने दिमाग में बजने वाले एक परेशान करने वाले रेडियो स्टेशन की तरह माने। आपको उससे बहस करने की जरूरत नहीं है। आपको बस चैनल बदल देना है। तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आप खुद को बचाने के लिए इन विनाशकारी रिश्तों से बाहर निकल रहे हैं। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म करुणा का कार्य है। 10वां कदम है हुवरिंग। हुवरिंग या वापस खींचने की रणनीति को पहचानना और उसका विरोध करना। आजादी के रास्ते में यह सबसे धोखेबाज जालों में से एक है। जब एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि वह आप पर अपना नियंत्रण खो रहा है, तो वह अचानक बदल सकता है। वह फिर से वही आकर्षक, देखभाल करने वाला और प्यार भरा इंसान बन जाएगा, जैसा वह रिश्ते की शुरुआत में था। वह बदलने का वादा करेगा, हमेशा के लिए प्यार की कस्में खाएगा, और वो सब कहेगा जिसे सुनने का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। याद रखिए, यह सच्ची पश्चाताप नहीं है। यह सिर्फ एक सोची समझी चाल है, ताकि वह आपको वापस अपने जाल में फंसा सके। जैसे ही उसे लगेगा कि आप फिर से उसके वश में आ गए हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और शायद पहले से भी ज्यादा खराब। इस हुवरिंग से बचने का आपका बचाव है आपकी याददाश्त और उन शिकायतों की सूची जो हमने तीसरे कदम में बनाई थी। इसे बार बार पढ़े, खुद को मीठे वादों के बजाय कठोर सच्चाई याद दिलाए। याद रखें, लोग पलक झपकते ही नहीं बदल जाते। असली बदलाव के लिए लंबे और कठिन प्रयास की जरूरत होती है, जो नार्सिसिस्ट स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकता। धोखे में ना आए। हुवरिंग की कोई भी कोशिश प्यार का संकेत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ उस चालाक व्यक्ति की निराशा है जो अपना रिसोर्स यानी साधन खो रहा है। 11वां कदम आपके सच्चे स्वरूप को वापस पाने का एक दिलचस्प सफर है। एक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में आपने अपना कुछ हिस्सा खो दिया होगा। आपने अपनी पसंद, अपनी राय, यहां तक कि अपने कपड़े पहनने का अंदाज भी उसकी उम्मीदों के हिसाब से ढाल लिया था, ताकि किसी भी तरह की तकरार से बचा जा सके। हो सकता है आपने उन बातों पर हंसना छोड़ दिया हो जो आपको मजेदार लगती थी, क्योंकि वह उन्हें गलत ठहराता था। अब समय आ गया है कि आप इस पराई परत को उतार फेंके। नए प्रयोग करना शुरू कीजिए। वह संगीत चलाइए जो आपको पसंद था, लेकिन जिसकी वह आलोचना करता था। वह फिल्म देखिए जिसे वह बेतुका या बेकार समझता था। कपड़े वैसे पहनिए जैसे आपको अच्छे लगते हैं, न कि वैसे जैसा वह सही मानता था। अपनी राय व्यक्त करना शुरू कीजिए, भले ही वह दूसरों की राय से अलग क्यों न हो। शुरुआत में इससे आपको थोड़ी घबराहट हो सकती है। आपको आदत हो गई थी कि जब भी आप अपनी पहचान दिखाते थे, तो आपको सजा मिलती थी। लेकिन हर छोटे कदम के साथ
आप महसूस करेंगे कि आपकी शक्ति वापस लौट रही है। यह अपनी आवाज, अपनी इच्छाओं और अपनी अनूठी पहचान को दोबारा पाने की प्रक्रिया है। आप उसकी परछाई नहीं हैं। आप एक अलग, पूरी तरह से पूर्ण और कीमती व्यक्ति हैं। और अब समय आ गया है कि आप उससे, खुद से दोबारा मिलें। और मेरा विश्वास है वह आपको बेहद पसंद आएगी। 12वां कदम है अपना समर्थन समूह, सपोर्ट ग्रुप ढूंढना। नार्सिसिस्टिक शोषण के नतीजों से अकेले बाहर निकलने की कोशिश करना ऐसा है जैसे बिना किसी सुरक्षा रस्सी, सेफ्टी रोप के पहाड़ पर चढ़ना। यह मुमकिन तो है, पर बहुत मुश्किल और खतरनाक। आपको ऐसे लोग चाहिए जो बिना किसी आलोचना के आपको समझे और आपका साथ दे। दुख की बात है कि आपके सभी दोस्त और रिश्तेदार ऐसा नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग शायद कह सकते हैं, तुम बस उसे छोड़ क्यों नहीं देते? या शायद तुम बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। वे जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इन रिश्तों की जटिल गतिशीलता, कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों को खोजें जो इस विषय में माहिर हों या इस दर्द से गुजर चुके हों। ये हो सकते हैं विशेष समर्थन समूह, नार्सिसिस्टिक हिंसा के शिकार लोगों के लिए ऑनलाइन फोरम, या कुछ करीबी दोस्त जो सच में आपकी बात सुनने और आप पर विश्वास करने को तैयार हों। ऐसे मनोविज्ञानी, साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक की सहायता बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष रूप से आघात, ट्रॉमा और विषाक्त, टॉक्सिक रिश्तों में विशेषज्ञता रखते हों। जिन लोगों ने ऐसी ही स्थिति का सामना किया है, उनसे बात करने से अविश्वसनीय शांति और राहत मिलती है। आपको यह एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपका मानसिक संतुलन ठीक है। भावनाओं के इस अशांत सागर में यही आपका सुरक्षा कवच, लाइफलाइन है। 13वां कदम है ज्ञान। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यह आपको भविष्य के छल कपट से बचाएगा। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एनपीडी, के विषय को गहराई से जानने में समय लगाए। किताबें पढ़ें, लेख पढ़ें और मनोवैज्ञानिकों के व्याख्यान देखें। गैसलाइटिंग, प्रोजेक्शन, ट्रायंगुलेशन और अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन जैसे सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। जब आपको यह समझ आने लगेगा कि आपके खिलाफ किन खास तरकीबों और रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया था, तो समझिए जादू हो जाएगा। आप उसके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देंगे। आपको यह एहसास होगा कि गलती आपकी नहीं थी। आप काफी अच्छे नहीं थे, ऐसा नहीं है, बल्कि आप बस एक गंभीर पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के सामने आ गए थे। उसका व्यवहार अनुमानित है और एक तय पैटर्न पर चलता है। यह ज्ञान उसकी आप पर से ताकत छीन लेता है। उसके अपमान और चालें अब आपको दुख पहुंचाने वाले घाव नहीं रहेंगे, बल्कि ये आपके लिए किसी किताब की समझी हुई रणनीति बन जाएगी। आप उसकी हेर फेर की कोशिशों को एक पीड़ित के दर्द से नहीं, बल्कि एक शोधकर्ता की तटस्थ दिलचस्पी से देख पाएंगे। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दुश्मन की भाषा सीख रहे हो, ताकि आप उसके इरादों को समझ सके और उसकी जाल में न फंसे। 14वां कदम आसान है, पर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आपको उसके साथ अपनी निजी जानकारी साझा करना बंद कर देना चाहिए। इसे ही सूचनात्मक आहार, इंफॉर्मेशन डाइट कहा जाता है। एक नार्सिसिस्ट आपके बारे में किसी भी जानकारी का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करता है। आपके डर, आपकी कमजोरियां, आपके सपने, आपकी सफलताएं, ये सब उसकी मुट्ठी में हथियार बन सकते हैं। अगर आप उसे अपनी नई नौकरी के बारे में बताएंगे, तो वह उसे कम आंकने की कोशिश करेगा। अगर आप अपनी चिंताएं साझा करेंगे, तो वह भविष्य में आपकी दुखती रग पर वार करने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। अगर आपको उससे बात करनी ही पड़े, यानी अगर मजबूरी हो, तो केवल साझा मामलों से जुड़े तथ्यों तक ही सीमित रहे। उदाहरण के लिए, बच्चे 5 बजे तैयार होंगे, या दस्तावेज में कल भेज दूंगा / दूंगी। अपने जीवन, भावनाओं या योजनाओं के बारे में कोई विवरण नहीं। यह तरीका ग्रे रॉक तकनीक से गहरा जुड़ा हुआ है। याद रखें, एक नार्सिसिस्ट के लिए बातचीत का मतलब प्यार या अपनत्व का आदान प्रदान नहीं है,
बल्कि यह भविष्य के नियंत्रण और हेरफेर मैनिपुलेशन के लिए डेटा इकट्ठा करना है। उसे इस जानकारी तक पहुंचने से रोके। आपकी निजी जिंदगी आपकी कगिला है और उसके लिए इसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। यह आपको अनावश्यक दर्द से बचाएगा और उसे नए हमले करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। 15वां कदम है माइंडफुलनेस, सजगता और ग्राउंडिंग की तकनीकों को अपनाना। लंबे समय तक तनाव में रहने के बाद आपकी तंत्रिका प्रणाली, नर्वस सिस्टम लगातार लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। इसी वजह से आपको चिंता, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक या नींद की समस्याएं हो सकती है। माइंडफुलनेस तकनीकें जैसे कि ध्यान, मेडिटेशन या सांस लेने के व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको वर्तमान क्षण में वापस लाते हैं और आपके बेचैन मन को शांत करते हैं। जब भी आपको लगे कि आप भावनाओं की लहर में डूब रहे हैं, चाहे वह डर हो, गुस्सा हो या उदासी, तुरंत रुक जाइए, गहरी सांसें लीजिए, अपने शारीरिक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? महसूस कीजिए कि आपके पैर जमीन पर कैसे टिके हैं। इसी को ग्राउंडिंग कहते हैं, यानी जमीन से जुड़ना। यह तकनीक आपको अतीत की अनावश्यक बातों या भविष्य की चिंताओं के दुष्चक्र से बाहर निकलने में मदद करती है। आपको ध्यान का कोई गुरु बनने की जरूरत नहीं है। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट काफी है अंतर महसूस करने के लिए। ये तकनीकें आपकी चिंता को नियंत्रित करने वाला आपका व्यक्तिगत रिमोट कंट्रोल है। ये आपको अपने हाल पर नियंत्रण वापस दिलाती है, जो लंबे समय से दूसरों के हाथों में था। ये आपको खुद के लिए एक मजबूत एंकर बनना सिखाती है। 16वां कदम, मन के उपचार के लिए अपने शरीर की शक्ति का उपयोग करें। भावनात्मक आघात केवल हमारी आत्मा पर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर भी गहरा असर छोड़ता है। जमा हुआ तनाव, डर और खिंचाव हमारी मांसपेशियों में सचमुच फंस जाते हैं। इस बोझ से मुक्त होने के लिए शारीरिक गतिविधि सबसे असरदार तरीका है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम में जाकर थका देने वाली ट्रेनिंग करें। बस वह खोजें जो आपको खुशी दे। ये डांस, योग, तैराकी, प्रकृति में लंबी सैर या बस साइकिल चलाना भी हो सकता है। शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर में एंडोर्फिन यानी खुशी के हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जो एक प्राकृतिक एंटीडिप्रेसेंट का काम करते हैं। इसके अलावा व्यायाम आपको अपनी दबी हुई आक्रामकता और गुस्से को सुरक्षित ढंग से बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपको महसूस हो कि गुस्सा आपको काबू कर रहा है, तो दौड़ लगाए या बॉक्सिंग बैग पर मुक्के बरसाए। आपको फौरन बहुत बड़ी राहत महसूस होगी। अपने शरीर का ध्यान रखना यह एक मजबूत घोषणा है कि आप खुद को और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह आपके उस शरीर से दोबारा जुड़ाव महसूस करने का माध्यम है जो इतने लंबे समय तक तनाव में रहा है। यह 17वां कदम है और यह एक संपूर्ण जीवन की ओर बढ़ने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह आपकी आत्मसम्मान को जानबूझकर और लक्ष्य निर्धारित करके फिर से स्थापित करने का काम है। नार्सिसिस्ट ने वर्षों तक आपको यह यकीन दिलाया कि आप किसी काम के नहीं हैं, मूर्ख है, बदसूरत है और आपकी किसी को जरूरत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि आप उस पर और उसकी सराहना के उन दुर्लभ छोटे छोटे टुकड़ों पर निर्भर रहे। बहुत संभावना है कि आपने इन बातों पर विश्वास भी कर लिया होगा। अब आपका काम है अपने अंदर एक तरह का डी प्रोपेगेंडा अभियान चलाना। एक आसान अभ्यास से शुरुआत कीजिए। हर शाम 3 ऐसी चीजें लिखिए जो आपने उस दिन अच्छी तरह से की हो। वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, मैंने स्वादिष्ट रात का खाना बनाया। मैंने अपनी रिपोर्ट समय पर जमा कर दी। जब मुझे असुविधा हुई तो मैंने ना कह दिया। यह आपके दिमाग को सिखाएगा कि वह आपकी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपकी मजबूतियों को नोटिस करे। अपनी पिछली सफलताओं को याद कीजिए। अपनी सकारात्मक विशेषताओं की एक सूची बनाइए। अपने भरोसेमंद दोस्तों से पूछिए कि वे आपको किस बात के लिए महत्व देते हैं। अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो आपका समर्थन करते हैं और आप में अच्छाई देखते हैं। धीरे धीरे, कदम दर कदम,
आप अपने दिमाग में उस अपमानजनक आवाज को अपनी खुद की आवाज से बदलना शुरू कर देंगे, एक दयालु, सहायक और प्रेमपूर्ण आवाज से। 18वां कदम थोड़ा विवादास्पद लग सकता है, पर यह अद्भुत रूप से मुक्ति देने वाला है। आपको माफ करना होगा, लेकिन उसे नहीं, खुद को। आप खुद को बहुत सी बातों के लिए कोसेंगी। मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती थी? मैंने इतने लंबे समय तक क्यों सहा? मैंने उस पर भरोसा क्यों किया? यह अंदरूनी आलोचक शायद उस नार्सिसिस्ट से भी ज्यादा क्रूर हो सकता है। आपको समझना होगा, उस समय आपके पास जो ज्ञान और साधन थे, उनके अनुसार आपने हर संभव कोशिश की। आपको धोखा दिया गया और इस्तेमाल किया गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोष हमेशा दुर्व्यवहार करने वाले का होता है। खुद को माफ करने का मतलब है अपने अतीत को बिना किसी आलोचना के स्वीकार करना, खुद के प्रति वह करुणा दिखाना जो आपको उससे कभी नहीं मिली। अपने आप से कहें, हां, मुझसे गलतियां हुई, लेकिन मुझे तब वह पता नहीं था जो मैं आज जानती हूं। मैं सहानुभूति और दूसरे मौके की हकदार हूं। खुद को माफ करना आपकी गलतियों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अतीत के उस बोझ से मुक्ति पाना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। यह खुद को अपूर्ण, जिंदा और अंततः खुश रहने की अनुमति देना है। जब तक आप खुद को माफ नहीं करती, आप एक भावनात्मक जेल में रहेंगी, भले ही वह नार्सिसिस्ट अब आपके आसपास न हो। आखिरी से एक पहले, हमारा 19वां कदम है खुद पर और खासतौर पर अपनी सहज ज्ञान, इंट्यूशन पर दोबारा भरोसा करना सीखना। गैसलाइटिंग का सबसे विनाशकारी असर यह होता है कि आप वास्तविकता की अपनी समझ पर से पूरी तरह विश्वास खो देते हैं। आपको इतने समय तक यह यकीन दिलाया गया कि आपने सब गलत समझा, बनाकर बोल रहे हैं, या आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कि आपने अपनी ही भावनाओं और विचारों पर विश्वास करना छोड़ दिया। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी भीतरी आवाज शायद शुरू से ही आपको यह बता रही थी कि कुछ तो सही नहीं है, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज करना सीख लिया था। अब उस संबंध को फिर से स्थापित करने का समय आ गया है। अपने अंदरूनी एहसासों पर ध्यान देना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है, तो इस भावना पर भरोसा करें, भले ही आपके पास कोई ठोस या तार्किक सबूत न हो। अगर कोई परिस्थिति आप में बिना किसी वजह के बेचैनी या घबराहट पैदा करती है, तो उसे गंभीरता से ले। सहज ज्ञान के आधार पर छोटे छोटे फैसले लेना शुरू करें और उनके नतीजों पर नजर रखें। आपका अंतर्ज्ञान आपकी अपनी इनबिल्ट सुरक्षा प्रणाली है। यह कभी गलत नहीं होती। इस पर दोबारा भरोसा करना, यानी वह सबसे भरोसेमंद कंपास वापस पाना जो आपको हमेशा सुरक्षा और खुशहाली की ओर रास्ता दिखाएगा। और आखिर में यह है 20वां कदम, जो इस पूरी हीलिंग इलाज की यात्रा में आपका साथ देगा। अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाइए। एक नार्सिसिस्ट से भावनात्मक रूप से दूर होने की यह प्रक्रिया कोई तेज दौड़, स्प्रिंट नहीं है, बल्कि एक लंबा मैराथन है। अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे भी। कई पल ऐसे होंगे जब आपका मन करेगा कि सब छोड़कर वापस लौट जाए। ऐसे मुश्किल समय में अपनी प्रगति, प्रोग्रेस को पहचानना और उसकी कद्र करना बेहद जरूरी है। क्या आप उसके उकसावे वाले संदेश का जवाब नहीं दे पाई? यह एक जीत है, इसे मनाइए। क्या आपने एक शाम उसके बारे में सोचे बिना गुजार दी? यह एक बहुत बड़ी जीत है। क्या आप किसी से बात करते हुए अपनी सीमा, बाउंड्री बनाए रखने में कामयाब हुई? यह गर्व की बात है। अपनी उपलब्धियों को कम मत आंकिए। सही दिशा में किया गया आपका हर छोटा प्रयास, हर छोटा कदम बहुत बड़ा महत्व रखता है। एक सफलता डायरी बनाइए और अपनी सारी जीतें उसमें लिखिए। मुश्किल समय में इसे दोबारा पढ़िए। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कितना लंबा सफर तय कर चुकी हैं और आप कितनी मजबूत बन चुकी हैं। हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसे सैकड़ों छोटे कदमों से बनी है, और इनमें से हर कदम पहचान और तालियों का हकदार है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। नार्सिसिस्ट से भावनात्मक मुक्ति या आजादी पाने के लिए हमने इन 20 महत्वपूर्ण कदमों पर बात की। याद रखिए, यह सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है
जिसे आप एक हफ्ते में पूरा कर लेंगे। ये एक लंबा सफर है, जहां पीछे हटना या रुक जाना स्वाभाविक है, और यह बिल्कुल ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपने सबसे बड़ा कदम उठाया है। आपने समस्या को पहचाना है, और अब आप हल ढूंढ रहे हैं। आप हीलिंग के रास्ते पर आ चुके हैं। एक मुख्य संदेश जो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप अपनी रिकवरी की जिम्मेदारी जरूर लेते हैं। आपके हाथों में वह ताकत है कि आप इन बंधनों को तोड़ सकें, अपने आत्मसम्मान को वापस लाएं, और एक ऐसी जिंदगी बनाएं जो इज्जत, खुशी और सच्चे प्यार से भरी हो। आप इसके हकदार हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यह आपके लिए मददगार रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाले नए वीडियो न छोड़ दें। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन 20 कदमों में से कौन सा कदम आपको सबसे मुश्किल लगा, या इसके विपरीत आपकी यात्रा में सबसे जरूरी? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चलिए, इस मुश्किल लेकिन जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सफर में एक दूसरे का साथ देते हैं। अपना ख्याल रखिए।